मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1, है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 करेंगे आज। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य यानी कि रीजन बताइए। क्या रीजन बताइए, कौन कौन से सेट के अंदर आ सकते हैं और कौन कौन से सेट के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब बताओ, अगर आप सीधा से यहाँ पर एक बात समझो, अगर किसी से पूछने पर एक ही उत्तर आए, मतलब मेरे से पूछो तो मैं भी वही बताऊं, किसी और से पूछो, आप है ना एक काम करो कि आप अपने दोस्त से पूछो कि जे अक्षर से कौन कौन से महीने आते हैं, फिर और से किसी और से ट्राई करो, दूसरे दोस्त से ट्राई करो, यानी कि फ्रेंड से ट्राई करो, तो वो उत्तर आएंगे ना, यूनिक आएंगे। यूनिक यानी कि एक ही उत्तर आएगा। एक ही उत्तर की कंडीशन में क्या होता है, सेट कहलाता है। जैसे यहाँ पर जनवरी आ गया, जून आ गया और जुलाई आ गया। इन 3 महीनों के अलावा और कोई आने वाला नहीं है, तो ये अपना सेट है। तो पहला क्वेश्चन सेट है और इसका औचित्य भी है ना, कि यूनिकनेस है, सबके आंसर एक ही आने वाले हैं। सुपरिभाषित है ये, है ना। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यानी कि राइटर जो सबसे प्रतिभावान हो। बताओ कौन कौन से इंडिया के ऐसे राइटरों को बताओ जो सबसे प्रतिभाशाली हों। तो इंडिया के हम बता पाएंगे, किस चीज़ से बताएं, लिखने से बताएं, किन का नाम बताएं। तो ये प्रतिभावान नहीं है, क्योंकि ये सेट के अंदर नहीं है। प्रतिभा मापने का कोई यंत्र नहीं होता, और हम ये डिसाइड भी नहीं कर सकते कि भाई ये व्यक्ति तो प्रतिभा रखता है लेखकों में और ये नहीं रखता है। ये अपने पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं इनकी मापने की, तो हम नहीं बता सकते इसके बारे में। यानी कि सुपरिभाषित नहीं है ये। सुपरिभाषित का अर्थ होता है जिस चीज़ को माप सकते हैं, जिस चीज़ का एक उत्तर दे सके, एक उत्तर आए, वो सुपरिभाषित है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के 11 बल्लेबाज, अब 11 बल्लेबाज विश्व के, अब कोई 6 मारने में बता देगा सर्वश्रेष्ठ, कोई 4 मारने में बता देगा, है ना। और कोई पहले टेस्ट मैच आते थे ना, तो टेस्ट में रुक के खेलते थे, यानी कि डट के सामना करते थे, तो उस चीज़ में भी अच्छे होते थे। तो हाँ, अब हम अलग अलग से पूछे तो इनका उत्तर कोई क्या बता रहा होगा, कोई किसी का और का नाम ले रहा होगा, कोई किसी और का ले रहा होगा। तो इस प्रकार इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। यानी कि सेकंड और थर्ड जो है अपना क्वेश्चन, ये सेट में नहीं आ सकते। और इसका जो औचित्य है, रीजन है, ये है कि हमारे पास इनकी सुपरिभाषित डेफिनेशन नहीं है, यानी कि सुनिश्चित व सुपरिभाषित इनका अपने पास वो नहीं है, परिभाषा नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के यानी कि योर क्लास स्टूडेंट्स, योर क्लास इन द स्टूडेंट्स कलेक्शन। तो ये क्या संग्रह में आता, मतलब ये सेट में आएगा या नहीं। तो आप बताओ, आपकी कक्षा में मान लो 5 विद्यार्थी हैं, है ना, 5 हैं, A B C D E। किसी से भी पूछ लो, आपके टीचर से पूछ लो, है ना, तो वो भी 5 को ही बताएगा, जिसमें आप भी शामिल हो, ये है ना, वो भी यही बताएगा। और आप सभी से पूछ लो, है ना, सी से पूछोगे तो वो भी यही बताएगा जो आप बताओगे। यानी कि ये यूनिक है, यूनिक आंसर आएगा इसका। यूनिक आएगा तो कह सकते हैं कि ये सेट है, यानी कि फोर्थ अपना सेट हो रहा है। अब देखते हैं फिफ्थ। फोर्थ अपना सेट है, फिफ्थ देखते हैं।
100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। किसी से भी पूछ लो 100 से कम प्राकृत संख्या ये हैं 1 2 3 और 99 तक चलेंगी, है ना, ये हो गई। तो सब यही बताएंगे, तो ये भी सेट है। यानी कि सब एक ही चीज़ बताएं, यानी कि यूनिक एक ही आंसर बताएं, अलग अलग नहीं बताएं, तो हम सेट बोल सकते हैं। ये सुपरिभाषित है, इसको कह सकते हैं सुपरिभाषित है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो वो देखो, पूरी बात क्लियर हो। ये सुपरिभाषित है ना। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक, अब लेखक नोवेल, अब लेखक प्रेमचंद, यानी कि जो राइटर है हमारे प्रेमचंद जी हुए थे, बहुत बड़े थे। इनकी हीरा और मोती, बैलों की कथा है, इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे, बहुत शानदार उपन्यास है इनके, है ना। तो क्या है, अब इनके जो नोवेल है ना, तो क्या इनको हम सेट में शामिल नहीं कर सकते? कोई भी व्यक्ति सीमित मात्रा में ही तो लिख सकता है, और जो लिखे हैं वो यूनिक ही तो हैं, जो भी नाम है उनके यूनिक ही तो हैं, यानी कि ये सेट है। ये नहीं है कि किसी से भी पूछ लो जो है, मान लो एक तो हीरा मोती ले लो और एक 7 बड़े घर की बेटियां भी है, मतलब ऐसे कुछ उपन्यास हैं इनके, है ना। तो ये यूनिक हैं, तो ये आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी संपूर्ण, सभी यानी कि ऑल इवन नंबर, ऑल इवन नंबर इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर्स नंबर, ऑल इवन इंटीजर नंबर। तो आप बताओ कि इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, दो किसी से भी पूछ लो यही बता रहा होगा। अब जब ये उत्तर आए तो हम कह सकते हैं सेट है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में 80 प्रश्न है, कितने हैं? 80, मान लो 80 हैं, ऐसे मैंने कोई गिने नहीं कितने, है ना, 80 हैं। किसी से भी पूछ लो वो भी 80 बताएगा, आपका दोस्त 80 बताएगा, आप 80 बताओगे, आपका टीचर 80 बताएगा, अगर पता है गिन लिए तो। यानी कि यूनिकनेस आ रही है यहाँ पर भी, और यूनिकनेस आ जाती है तो हम बोल सकते हैं, यानी कि एक ही आंसर आ रहा है। हिंदी वालों, एक ही आंसर आ रहा है यहाँ। अगर एक ही आंसर आता ना, ANSWRE है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट है और सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड, वेल कलेक्शन, है ना। तो अब क्या है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, जो अपना ये है 9th वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का 9th है ना, फर्स्ट का 9th जो है ये है कि सबसे अधिक खतरनाक जानवर। आप बता दो, आप लोयन को खतरनाक बता दोगे, आप मगरमच्छ को खतरनाक बता दोगे, जो पानी में रहता है ना, पकड़ लेता है, उसका बहुत वजन भी रहता है, बहुत हाथियों जितना दम रहता है इसमें, वो मगरमच्छ है ना। इंग्लिश वालों वो एक को मुझे कुछ नाम ध्यान नहीं है इसका ना, मगरमच्छ। और डॉग ले लेते हैं, क्या ये मनुष्य के लिए खतरनाक, डेंजरस नहीं है डॉग? बोलोगे हाँ, क्या ये पालतू नहीं है मनुष्य के लिए? और कई बार वीडियो देखना, लोयन भी है ना मनुष्य पालते हैं, कईयों ने पाल रखे हैं, आज भी यूट्यूब पे देखे तो मैंने, पालते हैं। तो ये पालतू भी है और ख़तरनाक तो है ही, लेकिन ये स्पेशल ख़तरनाक नहीं है। बहुत सारे जानवर कोई भी खतरनाक हो सकता है, जैसे सांप खतरनाक हो सकता है, खतरनाक भी नहीं होते सांप भी। तो इनकी कोई सुपरिभाषित डेफिनेशन नहीं है। क्या सुपरिभाषित डेफिनेशन नहीं है? अब इसमें से कौन कौन सी की सुपरिभाषित डेफिनेशन नहीं आई? सुनिश्चित व सुपरिभाषित डेफिनेशन अपने पास इनकी नहीं आई। एक तो भारत के 10 सबसे अधिक लेखकों का संग्रह, और विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, और एक है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यानी कि 2nd, 3rd और 9th को छोड़ दो, बाकी सारे है ना सेट हैं, और उनकी सुनिश्चित व सुपरिभाषित परिभाषा है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कौन से पे? दूसरे पे। देख लो अच्छे से, है ना, देख लिया तो मेरे प्यारे साथियों, ये चिन्ह मैंने बताया था क्या है, कि कोई भी चीज़ इसमें आ रही है या नहीं। तो आपने देखा एक क्वेश्चन, है ना, ये दिखाई दे रहा आपको दूसरा क्वेश्चन। अब मैं इसको इधर कर लेता हूँ,
कि मेरी तो ये दिखाई नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, यहाँ करता हूँ मैं ना। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है ना, अब पहला क्वेश्चन इसका ऐसे है डॉट 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 ए। अब बताओ क्या 5 सेट ए में नहीं है क्या? आप बोलोगे है, तो यहाँ पर ये चिन्ह आएगा, यानी कि 5 ए से संबंधित है। ये दर्शाता है कि ये इसके अंदर ही रहता है, इसके अंदर से निकल के आया है, यानी कि ये कनेक्ट करने का एक बहाना है और कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा क्या है, 8 दिखाई दे रहा है क्या ए में? नहीं दिखाई दे रहा था, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये 5 बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 8 ए से संबंधित नहीं है। अब 0 भी नहीं है, तो 0 डज नॉट ए, आप समझ गए होंगे अब क्या करना है तीसरे में। और चौथे में क्या करें, 4 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 4 है ए में। और पाँचवें में देखो, पाँचवें में भी 2 बिलोंग्स टू ए आप लिख सकते हो। और जो अपना क्वेश्चन है 6th, इसमें देखो 6th में 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आ रही है ना बात समझ में? तो अपन का दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। अब समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखे। रोस्टर रूप होती क्या है, रोस्टर फॉर्म होती क्या है, सेट्स को रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है? आप बोलोगे, क्वेश्चन देख लो ना, दिख रहे हैं, यहाँ तक दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। रोस्टर फॉर्म होती क्या है? आप बोलोगे रोस्टर फॉर्म तो और कुछ नहीं, ये होती है बस, अब पहला जो एलिमेंट है ये है ना, इसको यहाँ पर मिडल ब्रेसेस से दर्शा देते हैं। जो बोल रहा है वो x इस प्रकार से है कि जहाँ पर ये लिखी हुई कौन सी फॉर्म में है? आप बोलोगे ये तो है ना, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। अपन को लिखनी इससे कौन सी फॉर्म? अपन को इससे लिखनी है रोस्टर फॉर्म। तो इसने कहा x इस प्रकार से है जहाँ पर x, इसको पढ़ते हैं, इस प्रकार से है जहाँ पर x एक इंटीजर है, पूर्णांक का मतलब इंटीजर है, एंड -3 से तो बड़ा हो x और 7 से छोटा हो। 3 से बड़ा -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, और 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। अब 7 तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन अपने हो रही है फॉलो, तो ये उत्तर हो जाएगा। आ रही है ना बात मेरे प्यारे प्यारे साथियों, है ना? अब अगला क्वेश्चन करते हैं बी वाला। अब बी में क्या है, ये तो हो ही गया। अब बी वाला करते हैं। बी क्या है? बी में कह रहा है कि x इस प्रकार से जहाँ पर x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जानते हो, नेचुरल नंबर जानते हो आप, नेचुरल नंबर जानते हो ना? अरे जानते हो, प्राकृत संख्या जो प्रकृति से प्राप्त हुई है ना, उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 2 3 4 ये होते हैं ना, और अनंत तक 0 शामिल नहीं हो तो वे नेचुरल होते हैं। तो अब इसने कहा 6 से कम, 6 से कम तो 1 हो गई, 2 हो गई, और 3 हो गई, और 4 हो गई, और 5 हो गई। तो ये बी का आंसर हो जाएगा, है ना? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कदम आगे उठाते हैं हम। अरे बात आ रही है ना समझ में? अब लेते हैं सी, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। अब इसने क्या बोल रहा है सी में कि दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या x, इसको ऐसे पढ़ो, देखो ऐसे पढ़ो, x इस प्रकार से है कि जहाँ पर x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंक तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? पहले तो बात ये है 10 से 99 तक, ये 2 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है ना? ये इसके मध्य में आने वाली सारे 2 अंक और ये दोनों भी 10 से और 99 तक जो होते हैं वो 2 अंकों की संख्या होती है, यानी 2 डिजिट। कितने? 2 डिजिट। अब देखो शुरुआत का जो नंबर आएगा 1 से 1 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन लिख देते हैं इसको उल्टा, 71 भी आएगा। फिर दूसरी जो आएगी
20 की लाइन, उसमें आएगा 26, फिर इसका उल्टा लिख देंगे, ये लिख दिया। फिर आएगा 35, फिर आएगा 53, है ना, ये लिख देंगे। फिर आएगा 44, है ना, फिर आएगा 80। अब इनके अलावा बता दो कोई और। तो ये हो गया तीसरे का आंसर सी, है ना, सही है। अब डी लिखते हैं। डी में क्या कह रहा है कि x एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। क्या? 60 की भाजक है। तो भाजक का मतलब जानते हो ना, 60 में भाग जा रहा हो, यानी कि डिवीजर, यानी कि फैक्टर ढूंढने हैं 60 के। 60 के फैक्टर कौन कौन से? गुणनखंड। तो 60 के गुणनखंड ढूंढते हैं, इधर ढूंढ लेते हैं, है ना। 60 खंड के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर देखो तो 2 से, 2 एक प्राइम नंबर होती है, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया, तो ये गया। फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, है ना। तो ये अपने फैक्टर निकल गए, प्राइम फैक्टर, है ना। इसने यही पूछे थे और इनको अपन को डी में लिखने हैं। देख लो 2 2 3 5, है ना, डी में लिखेंगे। अपने आए हैं 2 2 3 5, है ना। अब इनको डी में लिखते हैं। अब डी में क्या है मेरे साथियों, मेरे बच्चों, कि ये 2 2 यानी कि 2 बार आ रहा है ना, तो इसको एक ही बार लिखते हैं। और सेट की डेफिनेशन भी यही कि इसके अंदर एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है ना। तो ये हो गया, ये सेट हो गया, डी का आंसर ये हो गया। अब ई देख लेते हैं। ई क्या कह रहा है? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगो की देखो, ट्रिगोनोमेट्री को कैसे लिखें। तो क्या है, इसके अंदर एक ही बार लिखेंगे, टी लिख दिया, फिर लिखेंगे, अलग करेंगे, आर लिख दिया, फिर लिखेंगे, आई लिख दिया, फिर जी लिख दिया, और फिर ओ लिख दिया, फिर मैंने एन लिख दिया, फिर ओ नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि एक ही बार लिखा जाता है। फिर और एन लिख दिया, फिर ओ तो मैंने लिख ही दिया, तो एम अभी लिखा नहीं, तो एम लिख देते हैं, है ना। फिर कौन सा रह गया? एम लिख दिया। ई तो ई भी नहीं लिखा, तो ई और लिख देते हैं, है ना, ई लिख दिया। फिर क्या लिखे? फिर टी तो लिख ही दिया, फिर आर, आर भी लिख दिया, वाई रह गया बस। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अपने 9 में ही आ गए, उत्तर आ गया ये, क्योंकि रिपीट नहीं करते। और क्रम भी इसमें, रिपीटेशन इसमें कोई काम का नहीं है, रिपीट बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर्ड, है ना, ऑर्डर होता है इनका लिखने का, वो भी कोई मैटर नहीं करता। यानी कि कैसे भी लिखो उनको, उल्टे सीधे अक्षरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आगे बढ़े। बेटर को हम लिखते हैं। अब बेटर शब्द यानी कि एफ लास्ट का 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे? बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी लिखेंगे। अब 2 बार आ रहा है टी, तो एक बार लिखेंगे ना, एक ही बार लिखना, 1 रिपीट नहीं करेंगे। ई भी 2 बार आ गया तो इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, और ये एफ के अंदर डाल देंगे इसको, यानी कर्ली ब्रैकेट लगाया और एलिमेंटों को लिखा, तो ये अपना एफ आ गया। देखो ये है ये उत्तर आ गया। 4th नंबर का क्वेश्चन देखो, है ना, ऐसे बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करो इनको। जो पहला है ये तो मैंने करवा दिया था, लेकिन अब दोबारा देख लेते हैं। इसको करना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मैं इधर क्वेश्चन, ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दर्शाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे? अब इनको देखो, ये क्या है, अपन ए सेट ले लेते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, है ना। ये कर दिया, कहाँ कर दिया, बहुत नीचे आ रहा हूँ मैं, तो ऊपर करना पड़ेगा। तो ये कर दिया, है ना। तो x इस प्रकार से कि ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और x इस प्रकार से जहाँ पर x क्या है, इक्वल्स टू
3n है और n जो है वो क्या है, ये कर लो, लेस देन इक्वल टू 4 है ना। n की जो वैल्यू है क्या है, n की जो वैल्यू है 4 से छोटी है, यहाँ पर 4 करो है ना, 4 से छोटी है, ठीक है ना, 4 से छोटी है और 4 के बराबर है, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। और ये n निकल कहाँ से रहा है, आप बोलो एंड n, ये नेचुरल नंबर में से ही तो आ रहा है, ये इसकी वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, 1 2 3 4, ये कहाँ से लिए अपन ने, नेचुरल नंबर ही तो लिए, तो नेचुरल नंबर लिखने पड़ेंगे। तो ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 4 8 16 और 32 इनको अपन को लिखना है किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे भाई, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये है कि ये कर दो, ब्रैकेट लगा दो, है ना। अब इसको भी कर लेते हैं, दूसरा है तो x इस प्रकार से है कि जहाँ पर x है ना, ये क्या हो रहा है आप देखो तो पावर हो रहा है, तो x इक्वल टू 2 की पावर n है, 2 की पावर में ही तो चल रहा है, 2 की पावर 1 करेंगे 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, यानी कि 2 की पावर n आ रहा है। और n क्या है, n लेस देन इक्वल टू 5 कर सकता हूँ, क्योंकि 5 तक लेनी है, 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक लेंगे। और क्या हो रहा है, एंड n कहाँ से ले रहे हैं हम, नेचुरल नंबर से, सेम चीज़ थी तो हम ये कर देंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करने के लिए इधर आ जाते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन करते हैं अब इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा ये है 5 25 125 और 625। आप बताओ मेरे को ना, ये लिख दिया मैंने और ये तीसरा है, ये कौन सी फॉर्म है जो ये लिखी हुई है, बता दो रे यार। ये है रोस्टर फॉर्म, है ना। चलते जाना है, अब क्या करूं आप ही बोलो। x इस प्रकार से है कि जहाँ पर x इक्वल टू 5n है ना, और n क्या है, n जो है कहाँ से कहाँ तक चल रहा है वो लिख लेते हैं। कहाँ तक चल रहा है, 5 की घात कितनी, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4, तो ये आएगा 4 तक, ठीक है ना, 4 तक। तो n ही है, एंड n जो है नेचुरल नंबर से आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करें ना 1 2 3 और 4, तभी तो ये मान आएंगे 5 25 125 625, तो ये नेचुरल नंबर में से ले रहे हैं अपन। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये है, और ये 3 बार मैंने ये बिंदु लगाए यानी पॉइंट लगाए, तो ये 3 डॉट का मतलब ये होता है ये अनंत तक चल रहा है। हमेशा कभी भी देखो ना 3 डॉट दिख जाए ऐसे, तो वो चीज़ें अनंत तक जाती हैं। तो लिखें, ये तो सिंपल है, ये तो करेंगे। x इस प्रकार से है कि जहाँ पर x है ना, वो क्या रहा है, आप बोलोगे कि ये हो रहा है और कुछ नहीं कि x एक इवन नंबर है, ठीक है। और तो क्या लिख दे, इसकी वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते, 2 6 4 8 2 एकम 2 ऐसे कर सकते हैं। फिर इसको x इक्वल टू 2n है ना, और n जो है अपन बता ही नहीं सकते, ये जा रहा है अनंत तक, बराबर भी हो सकता है अनंत भी हो सकता है। इसको क्या बताएं, अनंत नहीं लिखेंगे, n ही लिखेंगे, n इक्वल टू है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी भी ले सकते हैं हम, लेकिन क्या होनी चाहिए 2n, ठीक है ना। और ये कहाँ से रहा है, ये आ रहा है नेचुरल नंबर में से, ठीक है ना। इसको लिखने का तरीका ये है, एक इवन नंबर है, ठीक है। और अब करते हैं 5वां क्वेश्चन।
जो ऐसे बोल रहा है 1 4 9 और 100, तो लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ इसका आंसर, ये हो गया। ठीक है, और क्या है, ये x है और x इक्वल टू एन स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, और n बिलोंग्स टू n है ना। नेचुरल नंबर में से ले रहे हैं ना, ये नेचुरल नंबर का साइन होता है, यहाँ पर एक गहरा कर देते हैं इसको। और एंड क्या हो रहा है, एक से तो बड़ा है n, एक से बड़ा एक या एक से बड़ा, यानी कि एक 1 लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये हो गया ना। तो इसको बंद कर देंगे, ये बात समझ में आएगी। इनकी वैल्यू पुट करें और ये चिन्ह होता है, ये आप जानते हो, ये तो है लेस देन इक्वल टू का, और लेस देन इक्वल टू का, और इसके आगे आ गया तो ये एन है ना, इसके लिए तो लेस देन बन जाता है, और हाँ लेस देन इक्वल टू का, और ऐसे आ जाता तो ये हो जाता ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह साइन है ये। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, पांचवा की निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए ना, ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला कुछ नहीं है, पहला ये है कि एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या देखो x इस प्रकार से है कि जहाँ पर x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो a का आंसर जो पहला है ये हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो विषम संख्या 1 3 5, और यहाँ पर 3 बार डॉट लगा देता हूँ क्योंकि अनंत बार, तो ये हो जाती है रोस्टर फॉर्म। और क्वेश्चन में दे रखी है इसने सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर सूचीबद्ध ही होता है, सारणीबद्ध, सारणीबद्ध, तो ये भी कह रहा है सूचीबद्ध कीजिए इनको। तो अब सेकंडवा क्वेश्चन देखो, सेकंडवा क्वेश्चन क्या है, x इस प्रकार से है कि जहाँ पर x एक इंटीजर है। अब इंटीजर तो जानते हो ना, ये बट्टे बट्टे में नहीं आना चाहिए, इंटीजर में बट्टे में नहीं होता इंटीजर, इंटीजर होता है नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और जीरो भी शामिल करते हैं। तो -1/2 से बड़ा कौन सा होगा, जीरो होगा। -1/2 0.50 होता है, कितना होता है, -1/2 0.50 होता है। अब इससे बड़ा कौन सा नंबर है नेगेटिव में, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, इंटीजर हो, ये जीरो है, सही है ना। फिर लेंगे 1, फिर लेंगे 2 3 4, क्यों लेंगे कि 9 में भाग देंगे ना 2 का, तो 4.5 आएगा। तो हमको इंटीजर लेना है, तो इंटीजर लेना है तो 4 से छोटा, 4 4.5 से छोटा और -1/2 से बड़ा, ये आंसर आएंगे अपने इंटीजर। ठीक है, आ गए उत्तर, ये उत्तर आ जाएंगे। और जो क्वेश्चन था ये था, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये देखो ये क्वेश्चन था। अब -1/2 से बड़ा कौन सा होता है, अगर यहाँ पर 3/2 होता तो करते भी कुछ, यहाँ पर 1 लिख देते माइनस का, क्योंकि माइनस की छोटी संख्या है ना, जो तो बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। इसके बाद में तो जीरो ही आएगा इंटीजर, फिर उसके बाद में 1 2 3 और 4, क्योंकि 4.5 तक होएगा ये, तो 4.5 से छोटी लेनी है, 4.5 से लेंगे छोटी, तो ये आएगा, है ना, तो ये हो जाएगा। तो फोर्थ देखो, अब लोएल को कैसे लिखें, देखो लोएल को कुछ नहीं, एक बार लिखो, फिर वो लिखो, इसको अलग कर दो, फिर इसको अलग कर दो, फिर y लिख दो। अब ये भी एक बार है, बस l मत लिखना दोबारा, क्योंकि रिपीट नहीं करना अपन को। फिफ्थ जो है क्या कह रहा है, x इस प्रकार से है कि x वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब 31 दिन किस किस में नहीं होते, जनवरी में होते हैं, फरवरी में नहीं होती, यहाँ पर फेब आ जाएगी, जनवरी फरवरी मार्च नहीं आएगी, अप्रैल आएगी, है ना, अप्रैल आ जाएगा, फरवरी अप्रैल, है ना, फिर अप्रैल मई नहीं आएगा, है ना, फिर जून आ जाएगा, फिर जुलाई नहीं आएगा, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर, क्या क्या आ गए, फरवरी हो गई, अप्रैल हो गई, ये देख लो अपने का जो ये होता है ना, यहाँ से गिनना स्टार्ट किया करो,
ये जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, यहाँ पर एक गड्ढा है ना, जो गड्ढा है जो तो 30 या 29 का बताता है, और ये होता है जो बताता है अपन का किसका 31 का। जो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आएगा, है ना, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर भी आएगा। दिसंबर 30 का, जनवरी, फरवरी, तो इसमें नवंबर आएगा ना, अक्टूबर नहीं आ रहा है तो नवंबर आएगा। नवंबर के बाद में हम बंद कर देंगे क्योंकि अब दिसंबर तो 31वां होता है। तो ये हो गया। अब क्या है, 6th जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब के से पहले आने वाले सभी लिखने पड़ेंगे भाई, व्यंजन ही लिखने पड़ेंगे। ए नहीं आएगा, बी आएगा, तो बी हम ऐसे लिख दें, बी सी डी। ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये स्वर हो जाएगा। एफ लिखते हैं, जी लिखते हैं, एच लिखते हैं, आई भी नहीं लिखेंगे, जी एच आई जे, बस ये हो गए पूरे। ये अक्षर आ गए, ये आंसर हो गया अपना छठे का। यहाँ बी सी डी एफ जी एच जे, है ना, 8 स्वर नहीं लेने इसमें। 5th का जो तीसरा क्वेश्चन है ये है कि x इस प्रकार से है कि जहाँ पर x एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर, अब ये आ जाता है ना, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, है ना, ये ऐसे लिखा हुआ था। ये यहाँ पर एक संबंध इंटीजर है, ये ऐसे लिखा हुआ था ना, इंटीजर भी खैरा का इंटीजर है, क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो ये स्क्वायर आता है ना, तो इसका x का कितनी वैल्यू होंगी, इसकी 2 वैल्यू होंगी, यानी कि प्लस माइनस में इसका आंसर आएगा। जो 4 है इसका आंसर आएगा +-2। अब क्या है, +-2 आएगा, तो ये बताओ x की वैल्यू क्या है। अगर इसको लेके आए इधर तो रूट हो जाएगा, और रूट के आंसर जो आएंगे ये 4, फिर +-2 आया, है ना। तो क्या है कि x जो है क्या है, 2 से, अब ये हो जाएगा 2 से छोटा या 2 के बराबर। तो इसमें देखो -2 आएगा, क्योंकि -2, x की वैल्यू -2 आई ना, और +2 आई, -2 आएगा, -1 आएगी, क्योंकि ये बराबर या ये हो सकती हैं, तो इसकी वैल्यू ये आएंगी। तीसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये देखो -2, -1, 0, 1, 2, ये आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा। अब छठा जो क्वेश्चन है मिलान करवा रहा है, तो मिलान करेंगे। अब देखो मिलान करना है, डायरेक्ट देखते हैं इसको। अरे यार, एक 2 3 6 इधर आ रहा है, तो ये एक प्राकृत संख्या है, पहला सी से हो जाएगा, देख लो 6 की भाजक है। और 2 3 एक अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही है, और 6 की भाजक है, बिल्कुल है। तो दूसरा है ना जो ए से संबंधित हो जाएगा। तीसरा मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, क्योंकि एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। 1 3 5 7 9 ये कहाँ हो जाएगा, ये 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तो ये अपनी एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो जाती है। तो बच्चों शेयर करना ना भूले, क्योंकि यही तो मोटिवेशन मिलता है मेरे को, और बहुत अच्छे से काम करने को, और भी बहुत अच्छे से काम करूँगा। तो शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब लाइक ये भी करें, है ना। तो अब अगला करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।